7 जनवरी 2023 सर्दियों की रात थी। एक बाइक से एक व्यक्ति अपने घर की तरफ जा रहा था। उसकी पत्नी कविता बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले कविता और उसके पति सुरेश पाल की बात हुई थी। सुरेश पाल अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कोई गिफ्ट लेके आ रहा था, सरप्राइज गिफ्ट। कविता अपने 10 साल के बच्चे को सुलाने के बाद अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात गहराती जा रही थी। उसका पति सुरेश पाल घर नहीं पहुंचा। कविता को घबराहट हुई। ये लगातार अपने पति के मोबाइल फ़ोन पर कॉल कर रही थी, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन था वो स्विच ऑफ बता रहा था। अब इतनी रात को कविता अपने घर से बाहर निकलती भी तो निकलती कैसे? अपने पति को ढूंढने जाती भी तो कहाँ जाती? आस पड़ोस के जो लोग थे उनके पास जाती है। कविता घबराई हुई थी। जो पड़ोस में रहते थे वो कविता की इस मजबूरी को और घबराहट को समझते हुए सुरेश पाल की तलाश में निकल पड़ते हैं। रात को लगभग 1:30 बजे के जो ये पड़ोसी हैं वो देखते हैं कि जिस रास्ते से सुरेश अपने घर पे आ रहा था उस रास्ते पे उसकी बाइक पड़ी हुई है और सुरेश लहूलुहान हालत में रोड के दूसरे किनारे पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे सुरेश के यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही खबर कविता को पता लगती है, कविता बहुत ज़्यादा दहाड़े मार के रोने लगती है। उसके दुख का कोई अंत नहीं था। वो अपने पति को याद कर करके अपनी चूड़ियाँ तोड़ रही थी, अपनी छाती और अपना माथा पीट रही थी। पुलिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस मौके पे पहुंचती है। शव और मोटरसाइकिल वहाँ पर ही रखा हुआ था। पुलिस ये शव को और इस बाइक को अपने कब्जे में लेती है। शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। प्रथम दृश्य में तो यही लग रहा था कि ये एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे पता चलता है कि ये कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं था। ये सोची समझी और बिल्कुल सटीक साजिश थी सुरेश पाल को रास्ते से हटा देने की। तो क्या थी पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। क्या हुआ था सुरेश पाल के साथ उस रात को और किस वजह से और किस व्यक्ति ने सुरेश की इस तरीके से हत्या करने की प्लानिंग की थी। कहानी है राजस्थान में एक इलाका है डाबी, माइंस का ये इलाका है। काफ़ी सारी माइंस है वहाँ पे। तो इसी डाबी इलाके के बाहर की तरफ एक होटल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 18 अगस्त 2022 को। इस होटल के निर्माण कार्य में जो ठेकेदार था उसका नाम था महेश रावत। महेश रावत 42-43 साल का बहुत ही बड़ा ठेकेदार था। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ये बना चुका था। अच्छा खासा इसका नाम था। तो इस होटल का काम महेश रावत को मिला। महेश रावत के पास और भी कई सारी इस तरह की बिल्डिंगें थी जिनको वो बना रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तो वो हर साइड पे थोड़े थोड़े दिन के लिए आता और इस तरीके से विजिट करता और हर साइड पे उसने एक सुपरवाइजर नियुक्त कर रखा था। तो जो ये होटल का निर्माण कार्य चल रहा था यहाँ पर जो महेश रावत है उसने सुरेश पाल को नियुक्त कर दिया था। अब जो सुरेश पाल है वो काम में बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी आदमी था। इसको किसी भी तरह की लापरवाही पसंद ही नहीं थी। ये मजदूरों से भी बहुत ही ज़्यादा सख्ती से और डेडिकेशन के साथ काम करवाया करता था और मजदूरों को शाम को छुट्टी के समय पे जो उनको पैसे देने होते थे उसका भी पूरा पूरा हिसाब रखा करता था। ये किसी भी मजदूर का न तो ज़्यादा देता था और न ही किसी मजदूर के साथ नाइंसाफ़ी होने देता था। दिल का भी साफ सुथरा इंसान था। अगर किसी को मदद की ज़रूरत होती थी तो ये अपनी जेब से कुछ पैसों से उसकी मदद कर दिया करता था या फिर फिजिकल भी मदद कर दिया करता था। जो सुरेश पाल है इसकी पत्नी थी जिसका नाम था कविता और एक 10 साल का बच्चा था। कविता देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सुरेश पाल यहीं डाबी के पास में ही एक इलाके में एक किराए का मकान लेके रहा करता था और अपनी पत्नी और अपने बच्चे को भी वहाँ पर उसने रखा हुआ था। अब सुरेश पाल जब इस तरीके से अपना काम करता था तो इस चीज़ को देख के जो महेश रावत है वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहता था और सुरेश पाल को एक तरीके से उसने इस होटल की पूरी जिम्मेदारी दी हुई थी इसका निर्माण करने की और यहाँ से वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहा करता था। लेकिन महेश रावत क्योंकि उसकी ये साइड चल रही है तो यहाँ पर विजिट करने के लिए भी आता रहता था। एक शाम को जो सुरेश पाल है उसको जल्दी घर जाना था। वो जल्दी घर चला जाता है। महेश रावत कहता है कि ठीक है, आज जो मजदूरों का हिसाब है वो खुद कर देगा। जब महेश रावत मजदूरों का हिसाब करने लगा तो उसके अंदर महेश रावत ने हेराफेरी कर दी, क्योंकि ठेकेदार है और वो पैसा बचाना जानता था। मजदूर उसके सामने कुछ कह नहीं पाए। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने शिकायत करी सुरेश पाल को कि महेश रावत ने उन्हें पैसे कम दिए। जब सुरेश पाल को ये बात पता लगती है तो इसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। अब ये ईमानदार इतना था कि इसने महेश रावत से भी मुजोरी करना शुरू कर दिया, उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। जब महेश रावत ने देखा कि उसके ही यहाँ पर काम करने वाला एक सुपरवाइजर उससे ही सवाल जवाब कर रहा है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। उसने सुरेश पाल से कहा कि
अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो मेरे तरीके से करना होगा, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। सुरेश पाल कहता है कि ठीक है, फिर इस पूरे निर्माण कार्य को आप खुद संभालो, मुझे ऐसी जगह पर काम नहीं करना है जहाँ पर इस तरीके से गरीब आदमियों के साथ, गरीब लोगों के साथ उनकी मजदूरी काट ली जाए, उनके साथ धोखा किया जाए। महेश रावत ने सोचा कि अगर सुरेश पाल यहाँ से चला गया तो यहाँ पर इसकी तरह कोई ईमानदार आदमी मैं कहाँ से लेके आऊँगा और कहाँ से यहाँ पर नियुक्त करूँगा। सुरेश रावत महेश को समझाने लगा कि चलो कोई बात नहीं, मुझसे गलती होगी, जो भी मैंने मजदूरों के पैसे काटे हैं वो मैं उन्हें आज वापस कर दूंगा, यही होता है। लेकिन जो यहाँ पर महेश रावत था अब सुरेश से थोड़ा खफा खफा रहने लगा। अब इसी तरह से दिन आगे बीतते चले गए। अब निर्माण कार्य चल रहा है, दोनों का मेल मुलाकात तो होता ही था, और जब इन दोनों की मेल मुलाकात होती थी तो एक दिन जो महेश रावत है उसने देखा कि सुरेश पाल की पत्नी सुरेश के लिए खाना लेके आई है। जैसे ही महेश रावत ने कविता को देखा, इसकी नीयत कविता के ऊपर बिगड़ गई। जब इसकी नीयत कविता के ऊपर बिगड़ी तो ये सुरेश के साथ बहुत अच्छे से रहने लगा। सुरेश को भी महेश के अंदर इतना बदलाव देखकर खुशी हुई कि चलो ये इंसान जो है अब बदल चुका है, कम से कम गरीब और मजबूर लोगों की मदद किया करेगा और उनके साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी नहीं किया करेगा। सुरेश इसको एक सामान्य ही बदलाव समझ रहा था, लेकिन इस बदलाव के पीछे की जो कहानी थी वो तो बहुत ही ज़्यादा घिनौनी थी। अब यहाँ पर महेश सुरेश के घर चला जाया करता था, इसके घर पे बातें किया करता था। दोनों शाम को छुट्टी के बाद साथ में बैठ जाया करते थे, छत पे बैठ के ड्रिंक करा करते थे। महेश अब सुरेश को आर्थिक मदद भी करने लगा और उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार भी इसने कर लिया था। अब इतना अच्छा व्यवहार सुरेश ने जब महेश का देखा तो इन दोनों की एक तरीके से दोस्ती हो चुकी थी। अब महेश यदा कदा कभी भी सुरेश के घर पहुंच जाया करता था, सुरेश को किसी और साइड पे भी पहुंचा दिया करता था, और सुरेश के घर पे महेश पहुंच जाया करता था कुछ ना कुछ बच्चों के खाने पीने का सामान लेकर। धीरे धीरे कविता और जो महेश है इन दोनों की भी नज़दीकियाँ बढ़ती चलेगी, दोस्ती होगी इन दोनों के बीच में। इन दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया, फ़ोन पे भी बातें होने लगी। अब जब ये फ़ोन पे बातें होने लगी, इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी, दोस्ती हुई, तो यहाँ पर जो महेश है उसने अपने दिल की जो बात थी वो कविता के सामने रख दी। कविता ने पहले तो बहुत नानुकुर करी, लेकिन महेश रावत एक बहुत बड़ा आदमी था तो उसकी बात को ये बिल्कुल खारिज भी नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं मन में इसके ये भी था कि अगर महेश के साथ इसके इस तरीके से संबंध बन जाते हैं तो महेश इसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। हुआ भी ऐसा। महेश जो था कविता को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था, इसके लिए गहने बनवा दिया करता था, इसको पैसे भी दे दिया करता था। कविता बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी, और जब इतना कुछ जब महेश ने कविता के लिए किया तो कविता ने भी अपना सब कुछ महेश को सौंप दिया। अब इन दोनों के बीच में इस तरह का काम जब चलने लगा, समय बीतता चला गया। सुरेश पाल को इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन अब एक दिन यह हुआ कि कविता के हाथ में बिल्कुल चमचमाता नया मोबाइल फ़ोन। अब उस मोबाइल फ़ोन को जब सुरेश ने देखा तो उसने कविता से पूछा कि ये फ़ोन तुम्हें कौन दे के गया है, तुमने कब खरीदा। कविता इसका कोई सटीक जवाब नहीं दे पाई। सुरेश का माथा खनक गया कि आखिर इतना महंगा मोबाइल कविता के हाथ में कैसे, इतनी तो इसकी आमदनी नहीं जितना महंगा ये मोबाइल फ़ोन है। सुरेश ने वो मोबाइल फ़ोन कविता से लिया, और जब उस मोबाइल फ़ोन को कविता से लेकर उसने उसके मैसेज वगैरह और कॉल डिटेल वगैरह देखी तो उसके अंदर महेश के काफ़ी सारे कॉल उसके अंदर थे। सुरेश ये चीज़ देखने के बाद कविता पे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, कविता को मारता है, पीटता है, गुस्सा होता है। कविता माफ़ी मांगती है और सुरेश से कहती है कि वो आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करेगी, एक बार उसे माफ़ कर दो। लेकिन सुरेश जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो सीधे महेश के पास पहुंचता है, उसी होटल की साइड पे। इन दोनों के बीच में बहुत तीखी और तेज तकरार होती है। सुरेश महेश को साफ साफ धमकी दे देता है कि आइंदा उसने अगर उसकी पत्नी की तरफ नज़र भी उठा के भी देखा तो वो पुलिस में इसकी कंप्लेन कर देगा और इसको सलाखों के पीछे करवा देगा। महेश घबरा चुका था। महेश ने सुरेश को समझाने की कोशिश करी, लेकिन सुरेश नहीं समझा, और कोई पति कैसे ही समझ सकता है इस बात को। खैर इन दोनों के बीच में अब जो ये दीवार खिंच चुकी थी, ये धीरे धीरे खाई गहरी होती चली गई। ये दोनों काम तो एक ही साइड पर करते थे, एक ही जगह पर करते थे, लेकिन ये एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे। महेश अब कविता के वियोग में परेशान होने लगा। इसको तो कविता चाहिए थी, कैसे भी करके ये कविता को कॉल करता है। कविता को कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है और तुम कैसे भी करके मुझसे मिलने के लिए आओ। कविता मना करती है कि उसके पति को सब कुछ पता लग चुका है, अब वो रिस्क लेना नहीं चाहती। उसको अपने बच्चे की भविष्य की ज़्यादा फिक्र है और अपनी गृहस्थी को संभालना चाहती है। महेश कहता है कि जो मैंने तुम पे इतना खर्चा करा, क्या मुझे तुम बेवकूफ़ समझती हो? और जब तक मैंने तुम पे जो खर्चा करा उसको मैं पूरी तरह से वसूल नहीं कर लेता, मैं तुम्हें इस तरीके से छोड़ूंगा नहीं। कविता महेश की धमकी सुन के घबरा जाती है। ये सुरेश को बोलती है
कि महेश उसको इस तरीके से धमकी दे रहा है और जो भी उसने खर्चा करा वो कह रहा कि एक एक पाई पाई की कीमत में तुमसे वसूल करूँगा। सुरेश जब इस तरह की बात सुनता है तो फिर महेश के पास जाता है और इस बार इन दोनों में हाथापाई भी हो जाती है। महेश सुरेश से माफ़ी मांग लेता है, कहता है कि चलो ठीक है यार, मुझसे गलती होगी, आइंदा ना तो मैं तुम्हारे घर की तरफ नज़र डालूंगा ना तुम्हारी पत्नी पर नज़र डालूंगा, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाऊंगा, मैं इस साइड पे भी कभी लौट के नहीं आऊँगा। अब इस तरह की बात हुई तो सुरेश को भी थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो महेश अब समझ चुका है। लेकिन अब हुआ ये कि जो महेश है अब वो कविता को किसी भी हालत में पाना चाहता था। महेश ने सुरेश से फिर वापस से धीरे धीरे अपने व्यवहार को बदला, उससे फिर अच्छी इसकी दोस्ती होने लगी। महेश ने सुरेश से कहा कि यार ऐसा है कि उदयपुर में भी मेरी एक साइड चल रही है, वहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर 2-4 दिन के लिए तुम चले जाओ और मुझे जयपुर जाना है तो मैं भी उधर बिजी रहूँगा, तुम उस साइड को देख लेना। जो सुरेश था वो मान जाता है इस बात को, वो उदयपुर चला जाता है। उसने सोचा कि जो महेश है वो तो जयपुर में है तो कविता से तो मिलने का कोई चांस है नहीं है। लेकिन जो महेश था वो जयपुर न जाके वहाँ पर ही रहा और कविता से मिलने के लिए उसके घर पहुँच गया। जब महेश कविता के सामने गया तो कविता ने महेश को खूब मना करा कि नहीं, मैं तुमसे अब किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रख सकती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो महेश था अब वो कविता को पाना ही चाहता था। कविता भी थोड़ी देर तक तो अपने आप को रोक के रखती है, थोड़ी देर तक तो वो महेश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद कविता भी अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाती है, वो हथियार डाल देती है। और जैसे ही कविता ने हामी भरी वैसे ही महेश ने कविता को अपने आगोश में ले लिया। अब इन दोनों की ये रासलीला चलती रहती थी। 2-3 दिन जो सुरेश पाल था उदयपुर था और इतने ही 2-3 दिन के अंदर जो महेश है उसने कविता को अपने से दूर नहीं होने दिया। कविता को भी महेश का ये साथ पसंद आने लगा। कविता अब दो राय पे खड़ी हो चुकी थी कि वो महेश के साथ जाए या सुरेश पाल के साथ रहे। कविता फैसला नहीं कर पा रही थी कि इन दोनों में से उसके लिए ज़्यादा सही कौन है। खैर जब यहाँ पर सुरेश पाल वापस आता है और उस होटल की साइड पे जाता है तो वहाँ पे मजदूरों से उसको पता लगता है कि जो महेश था वो तो यहीं पर था, वो कहीं जयपुर नहीं गया हुआ था और आए दिन तुम्हारे घर भी जाता था। जब सुरेश को ये बात पता लगी तो उसने कविता को भी खूब मारा पीटा और इधर महेश को भी कॉल करके इसको भी बहुत भला बुरा कहा। कविता ने सीधे महेश को कॉल लगाया और कहा कि आज तो सुरेश ने उसको बहुत ज़्यादा मारा है और उसको पता लग चुका है कि हम दोनों इस तरीके से मिले हैं। 3-4 दिन जो हम दोनों ने किया है वो सब कुछ सुरेश को पता लग चुका, अब मैं क्या करूं। महेश कहता है कि यार इस सुरेश को मैं रास्ते से हटा देता हूं। कविता डर जाती है, मना करती कि नहीं, वो जैसा भी है मेरा पति है और तुम इस तरह की बात दोबारा नहीं करोगे। महेश कहता है तो फिर इसका इलाज क्या है, तुम या तो उसको तलाक दे दो। कविता कहती मैं उसको तलाक भी नहीं दे सकती, अगर मैं तलाक दे दूंगी तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। महेश कहता है कि मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता लेकिन तुम्हें जीवन की हर खुशी में देने को तैयार हूँ। कविता ने कहा कब तक तुम मुझे इस तरह की खुशियाँ दोगे, जब तक मैं जवान हूँ, लेकिन जब मेरी जवानी उतर जाएगी, जब मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएगी या मुझसे भी कोई खूबसूरत महिला या लड़की तुम्हें मिल जाएगी तो तुम क्या मुझे मुड़ के देखोगे, या तो मुझे अपने वैवाहिक रिश्ते में बांध लो तब मैं तुम पे विश्वास कर सकती हूँ, वरना मैं सुरेश के साथ ही खुश हूँ। महेश को ऐसा लगा कि जब तक सुरेश बीच में है तब तक कविता उससे दूर ही रहेगी। महेश ने प्लान बना लिया कि सुरेश को अब रास्ते से हटाना ही है। कुछ समय ऐसे ही बीतता चला गया। जो कविता थी अब वो बिल्कुल महेश का ना तो कॉल उठाती थी और ना ही उससे बात करती थी। जो सुरेश और कविता इनका भी थोड़ा व्यवहार बदलने लगा, एक दूसरे से ये नज़दीक आने लगे, इनके बीच में जो मनमुटाव था वो दूर हो गया। सुरेश कहता है कि जो महेश तुम्हें खुशी देता था, जो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आता था, सरप्राइज गिफ्ट, मैं भी तुम्हारे लिए ले आया करूँगा, तुम्हें यही चाहिए ना, मैं ये भी तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम ईमानदार बनी रहो। तो उस रात को 7 जनवरी 2023 को जो सुरेश है वो कविता के लिए गिफ्ट लेता है। कविता को कॉल करता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत सरप्राइज गिफ्ट लेके आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना, मैं अभी घर पहुँचने वाला हूँ। कविता बेसब्री से सुरेश का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब सुरेश उस रास्ते से चला तो रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी तो ये सारी कहानी पुलिस के सामने निकल के आई। पुलिस यहाँ पर महेश को पकड़ के ले आई और कविता को भी पकड़ के ले आई। जब इन दोनों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मैसेज वगैरह पुलिस चेक करती है तो इन दोनों का काला चिट्ठा सारा पुलिस के सामने था। यहाँ पर महेश से पूछताछ की जाती है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। महेश कहता है कि उस रात क्या हुआ था मुझे कैसे पता, मैं तो किसी और इलाके में था, मेरी मीटिंग थी, आप मेरी मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह देख लो और आप मेरी लोकेशन भी चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पर था ही नहीं, तो मैं ये काम कैसे करता, ये तो एक हादसा था, होना था जो हो गया। कविता और महेश के बीच में जो संबंध थे वो थे वो, लेकिन उसकी वजह से मैंने सुरेश की हत्या नहीं की है।
अब पुलिस जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये बात भी सही थी कि जो महेश था उस रात को उसकी लोकेशन डाबी में थी नहीं, वो तो कहीं दूसरे इलाके में था, वहाँ से 200-300 किलोमीटर की दूरी पे। पुलिस अभी तक तो इसे एक दुर्घटना का ही मामला समझ के चल रही थी और इसी तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब पुलिस जब उस मौका वारदात पे जाती है दिन के उजाले में और वहाँ पर आसपास देखती कि कहीं कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे कि पता चल सके कि ये एक्सीडेंट था या फिर ये कत्ल का मामला था, तो पुलिस देखती कि पास में ही एक पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। पुलिस उस सीसीटीवी कैमरा को खंगालती है तो पता चलता है कि रात के उस समय पे सुरेश अपनी बाइक से जा रहा था कि पीछे से एक वाइट कलर की कार उसको ओवरटेक करके रोक लेती है। उसमें से 4-5 गुंडे नीचे उतरते हैं, वो सुरेश की बाइक को नीचे पटक देते हैं और सुरेश को भी ज़मीन पे पटक कर और उसको लाठी डंडों से बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। जब इस तरह का पूरा माहौल पुलिस ने देखा तो इस कार की नंबर प्लेट को पुलिस ट्रेस करती है, तो ये वही कार थी जिसको महेश रावत यूज़ किया करता था। अब जब महेश रावत यहाँ था नहीं तो उसकी कार यहाँ पर क्या कर रही है। पुलिस महेश रावत को फिर बुला के लाती है और इतने में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी पुलिस के हाथ में आ जाती है। पुलिस यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखती है, उसके अंदर साफ साफ ये जिक्र था कि जो सुरेश पाल है उसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई। जो उसके शरीर पे चोटों के निशान है वो मार पिटाई के निशान है, उसके ऊपर हमला किया गया है। अब ये पुलिस के सामने एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, दूसरा सीसीटीवी कैमरा, इसकी फुटेज थी, ये पक्के और मजबूत सबूत थे। महेश रावत को यहाँ पर सामने बिठाकर जब इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो महेश उस रात की पूरी बात पुलिस के सामने खोल के रख देता है। महेश कहता है कि वो सुरेश पाल को अपने रास्ते से हटाना चाहता था क्योंकि वो कविता को अब किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वो उसको बहुत ज़्यादा चाहने लग गया था और कविता इस बात को मान नहीं रही थी। जब कविता से पूछताछ की गई तो कविता कहती कि हाँ, इन्होंने मुझसे बोला तो था कि मैं सुरेश को रास्ते से हटा देता हूँ और हम दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन मैं सुरेश को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो महेश रावत कहता है कि फिर मैंने प्लान बनाया। मैंने उस रात को जब सुरेश अपने घर के लिए लौट रहा था तो उसे रास्ते में रोका। मेरे साथ मेरे कुछ आदमी थे, हम सब ने मिलकर सुरेश को मारा पीटा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत होगी तो उसकी गाड़ी को भी हमने तोड़ा फोड़ा, रोड के किनारे पटक दिया और वहाँ से हम चले गए। पेट्रोल पंप के कुछ कर्मचारी वहाँ पर दौड़ते हुए आए थे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो महेश रावत ने उन पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को कुछ पैसे दिए और उनको कहा कि अपनी जुबान बंद रखना वरना तुम्हारे साथ भी यही है हश्र हो सकता है। तो पेट्रोल पंप के कर्मचारी डर गए होंगे तो उन्होंने किसी भी तरह का कोई खुलासा नहीं किया। जब ये सारी बात खुल के आई तो पुलिस उन कर्मचारियों को ही बुला के लाती। जब उनके बयान लिए जाते हैं तो वो भी बताते कि जी हाँ, इसी व्यक्ति ने उस आदमी का एक्सीडेंट किया था, उसको मारा था, पीटा था और जब हमने देखा तो इन्होंने हमको कुछ पैसे दिए थे अपना मुंह बंद रखने के लिए और हम डर भी गए थे कि कल को हमारे साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है क्योंकि इन्होंने हमको धमकी दी थी। महेश रावत को यहाँ पर पुलिस हिरासत में ले लेती है और उसके ऊपर हत्या करने की तमाम धाराएं लगा दी जाती है और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को धमकाने की धाराएं भी इसके ऊपर जोड़ दी जाती है। पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी थे उनका इसमें कोई कसूर नहीं था, लेकिन उन्होंने चश्मदीद होते हुए भी इन सब चीज़ों को छुपा के रख, इसलिए उन पर भी कुछ धाराएं जोड़ दी जाती है। कविता का इस पूरे मामले में कोई हाथ नहीं था और न ही उसको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए कविता को वहाँ से जाने दिया जाता है। कविता ने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर ली। एक करोड़पति आदमी ने कुछ उसकी मदद की, कुछ उसको गिफ्ट दिए, कुछ पैसे दिए और कविता ने अपना सब कुछ उसको सौंप दिया। लेकिन गलत काम का गलत नतीजा करता कोई है और भरता कोई है। गलत काम कविता ने किया लेकिन उसकी सज़ा सुरेश पाल को भुगतनी पड़ी। आज सुरेश पाल इस दुनिया में नहीं है और कविता अपने 10 साल के बेटे के साथ विधवा की ज़िंदगी जी रही है। अब ना उसके पास रहने का ठिकाना और न ही कमाई का कोई जरिया। अब न तो कविता के पास सुरेश पाल है और न ही कविता के पास अब महेश रावत है। कविता इस दुनिया में अकेली रह चुकी है। तो ये थी आज की कहानी और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।